हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पॉल। आज का अपना टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको हम कह सकते हैं कि सीखने में समस्या। सीखने में समस्या ये 4 तरीके की होती है, यानी कि कह सकते हैं द मेन फॉर्म्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है डिसलेक्सिया। फर्स्ट इज डिसलेक्सिया, सेकेंड इज डिसग्रेफिया, थर्ड इज डिसकैलकुलिया एंड फोर्थ इज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि 4 प्रॉब्लम्स जब हमको हो जाती हैं तो इस वजह से क्या होता है कि जो हम सीखते हैं, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन सीखने में कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा सीखना जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो इन 4 फॉर्म में पहली फॉर्म जो है वो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में समस्या। मतलब हम डिसलेक्सिया को कह सकते हैं, इसको हम जोर दे के कह सकते हैं, ये जो समस्या है ये रीडिंग से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम, पढ़ने में समस्या। डिसलेक्सिया ये एक तरीके से ये बीमारी होती है। डिसलेक्सिया को हम इंग्लिश में अगर कहें, डिसलेक्सिया जनरली नाउन एज रीडिंग डिसेबिलिटी, यानी कि रीडिंग में अगर हम डिसेबल होते हैं, रीडिंग यानी कि पढ़ने में अगर हम अयोग्य होते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हमको डिसलेक्सिया है। Dyslexia is defined as disability in regarding and unable to understand spelling, words, symbols and sentences। मतलब हम कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया में ख़ास तौर से हम क्या महसूस करते हैं कि कोई चिन्ह होता है, कोई प्रतीक होता है, उसको पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। स्पेलिंग को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, शब्दों को समझने में प्रॉब्लम होती है, और जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, हम इस चीज़ पर डिस्कशन कर चुके हैं कि डिसलेक्सिया एक बीमारी है, और इस बीमारी का जो संबंध है सीधे सीधे क्या है कि हमारे पढ़ने से होता है, यानी कि रीडिंग से होता है। हम किसी चीज़ को रीड नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं डिसलेक्सिया से प्रभावित है। अब डिसलेक्सिया के कुछ काजेज होते हैं, इसके कारण होते हैं, जस्ट लाइक जेनेटिक होता है। अब जेनेटिक कारण इसको हम कह सकते हैं अनुवांशिक या जद्दी कारण कह सकते हैं। जद्दी कारण में क्या होता है कि अगर पेरेंट्स को है तो 30 से 50% के चांस रहते हैं कि बच्चों को भी हो सकती है डिसलेक्सिया। दूसरा कारण इसका है डिफरेंसेस इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ये न्यूरोलॉजिकल इशू है, यानी कि एक ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमारा जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन में कोई न कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है, जैसे ब्रेन में हमारे मोटर भी होता है, सेंसरीज के पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो होल बॉडी हमारी होती है वो ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। तो क्या होता है कि ब्रेन इसमें कोई डिफरेंट वे में काम करता है, यानी कि ब्रेन किधर जाता है और जो हम काम करना चाहते हैं वो काम जो यानी कि जो फंक्शनिंग होती है वो किसी डिफरेंट वे में होती है। यानी कि फंक्शनिंग एंड ब्रेन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर नेक्स्ट इसका कारण है कि डिसरप्शंस इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शंस। कहते हैं जब हेल्दी दिमाग होता है, हेल्दी ब्रेन होता है, तो उसमें या हेल्दी बॉडी होती है तो उसमें हेल्दी ब्रेन, हेल्दी माइंड भी होता है। लेकिन जब
ब्रेन के विकास में ही कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो ब्रेन के फंक्शनिंग में कोई न कोई बाधा जरूर पैदा होगी, जिसके वजह से क्या होगा कि रीडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक होता है कारण एनवायरनमेंटल, पर्यावरणीय या वातावरणीय कारण कह सकते हैं। तो वातावरणीय कारण में मोस्टली क्या होता है कि अगर बच्चा किसी अच्छे वातावरण में रह रहा है तो उसको बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर बच्चा गरीबी में रह रहा है और उसको अगर डिसलेक्सिया है, अगर उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो इफोर्ट अगर नहीं, उसके अगर पेरेंट्स वो इफोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके क्योर के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रॉब्लम उसको बनी रहेगी और ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। इसकी सिम्पटम्स क्या होते हैं, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि किसी को डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया वाला क्या होगा कि आपने देखा होगा कि बहुत ही स्लो रीडिंग करेगा, पढ़ेगा तो बहुत ही हौली बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेगा। राइट भी करेगा तो बहुत ही स्लोली राइट करेगा। अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट अल्फ़ाबेट्स, जैसे इंग्लिश में अगर आप स्मॉल लेटर में जाएंगे तो स्मॉल लेटर इंग्लिश में बी होता है, स्मॉल लेटर इंग्लिश में डी होता है। तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेट यानी कि उसमें डिफरेंस, अंतर नहीं समझ सकेगा। कभी कभी बी को डी समझ लेता है और डी को बी समझ लेता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है। ऐसे होता है, सा होता है और बाज होता है, तो कभी कभी सा को बाज समझ लेता है, बाज को सा समझ लेता है रीडिंग में, ऐसा भी हो जाता है। इसमें हियरिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, साउंड्स को समझने में भी जैसे कि प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि बोला है स्टिक, बच्चा सिक समझ लेता है, बोला है सिक समझ लेता है स्टिक। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि लैंग्वेज में बहुत सारे इशूज ऐसे क्रिएट होते हैं जो डिसलेक्सिया के कारण विद्यार्थी जो होता है या बच्चा जो होता है वो वर्ड्स या स्पेलिंग को समझने में या सिंबल्स को समझने में मिस्टेक कर देता है। अनेबल टू मेक वर्ड्स, डिसलेक्सिया में ये भी चीज़ होता है कि बच्चा जो होता है कि शब्द का निर्माण बड़ी मुश्किल से कर पाता है, बहुत उसको कठिनाई, बहुत प्रॉब्लम उसको महसूस होती है शब्द के निर्माण में। और इसी तरीके से सेंटेंसेस यानी कि वाक्य के निर्माण में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको पैदा हो जाती है। और इसी तरीके से बच्चा क्या करता है कि स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देता है। इसके बाद हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, मतलब डायग्नोसिस ऑफ डिसलेक्सिया, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको जो है मतलब डायग्नोसिस इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम जाएंगे मेडिकल चेकअप के लिए। मेडिकल चेकअप से जो है हमें बच्चे के बारे में बहुत सारी हमको जानकारी मिल सकती है। केस स्टडी, शुरुआत में उसका क्या, बच्चे का इतिहास क्या रहा है, इतिहास के माध्यम से हमें जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा डिसलेक्सिया को चेक करने के लिए हम जो है जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं कि स्पीड में लिखते हैं। अगर हम एक क्लास लगी हुई है, उस क्लास में अगर हम डिसलेक्सिया का टेस्ट करना चाहें तो स्पीड का टेस्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस का टेस्ट कर सकते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा जो है उसकी परफॉर्मेंस में भी कमी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्लास लगी होती है, उस क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर्स ये समझ लेते हैं कि इनका मतलब आईक्यू लेवल बिलो है। आईक्यू लेवल बिलो की बजाय हो सकता है कहीं ना कहीं उनको हो सकता है डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो। डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम की वजह से जो है उनको जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड में प्रॉब्लम आ रही हो, और जब लैंग्वेज को ही नहीं समझ सकेगा यानी कि बच्चा स्पेलिंग ही नहीं समझ सकेगा तो शब्दों का निर्माण नहीं कर सकेगा, सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकेगा, तो उसकी स्पीड में प्रॉब्लम आएगी, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी। एकेडमिक क्लूज यानी कि बच्चा जब नर्सरी या केजी में पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ से हम जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। फेलर टू लर्निंग एबिलिटी, ऐसे बच्चे होते हैं तो जब वो याद करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंप्लीट कंसेप्ट को वो जो है
नहीं याद कर पाते हैं, यानी कि लर्निंग में जो है, सीखने में जो है उनको बहुत प्रॉब्लम महसूस होती है। इस चीज़ को स्कूल लेवल पर या एजुकेशन के माध्यम से कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रीडिंग स्किल्स विद्यार्थियों में डेवलप करने पड़ेंगे। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, खेल खेल में बच्चों को सिखाना, खेल खेल के साथ में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि हम ऑडियो के साथ साथ में वीडियो में क्या होता है कि जो उसकी इंद्रियां होती हैं, दृश्य इंद्रियां होती हैं या सुनने की इंद्रियां होती हैं, वो सारी जो है ट्रेंड हो जाती हैं बच्चों की। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि कहना तो चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। सुनने की प्रैक्टिस जो है विद्यार्थियों में शुरू से ही करवानी चाहिए, यानी कि इससे पेशेंस भी विकसित होता है और लिसनिंग स्किल्स अगर विद्यार्थी में है तो हर चीज़ को कायदे से लिसन करना चाहिए, यानी कि सुनना चाहिए। रेगुलर रीडिंग और प्रैक्टिस, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम एक्टिविटी ही कराते रहते हैं, एक्टिविटी के साथ में जो है हम कभी कभी भूल जाता है कि हमें रीडिंग एक्टिविटी भी करवानी है। तो रीडिंग एक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सरसाइज एंड ड्रिल, यानी कि रीडिंग स्किल्स विकसित करना, लिसनिंग स्किल विकसित करना, रेगुलर रीडिंग और प्रैक्टिस के बाद में क्या होना चाहिए कि वर्कशीट के माध्यम से जो है विद्यार्थियों का टेस्ट भी लिया जाना चाहिए और उनका रेगुलर ड्रिल भी होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन, ऐसे बच्चों को क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समाज के लोग, जैसे कि अगर बच्चा डिसेबल है तो उससे डिस्टेंस बना दिया है। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए कि उनको प्यार की ज़रूरत होती है, उनको दुलार की ज़रूरत होती है, उनको एनकरेज करने की ज़रूरत होती है। उनमें क्या करना चाहिए कि आप ऐसा बिहेवियर उनके साथ ना करें कि उनको ऐसा लगे कि उनके अंदर जो है की भावना पैदा हो, ऐसी फीलिंग उनके अंदर नहीं विकसित करनी। उन्हें अपना ही बच्चा समझ के क्या करना है, रीड करना है, टीच करना है, रीड करना उनको सिखाना है और उनको माँ बाप से भी बढ़ कर के प्यार देना है। और जब सोशल इंटरेक्शन उनका होगा तो कहते हैं कि स्कूल में हम जो सीखते हैं, घर में सीखते हैं, असल इम्प्लीमेंट उसका जो है वो समाज में ही होता है और समाज ही फिर डिसाइड करता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कितना हमारे अंदर सुधार हुआ है, कितने हम विकसित हुए हैं। यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, पढ़ाई किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो जीनियस हो और चाहे वो लर्निंग डिसेबल हो, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और घंटी का जो बटन है उसको भी आप बजा दें और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो दूसरा फॉर्म है जिसका नाम है डिस्ग्रेफिया, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।